हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 17 की, जिसका टाइटल रहेगा स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो चलिए चैप्टर को रीड करना अभी शुरू करते हैं और आप पिछले वीडियो से हेल्प ले सकते हैं इस आर्टिकल को समझने में। उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इसके वर्ड ट्रांसलेट किए गए हैं। पहेली एंड भूजो visited their grandparents विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और भूजो अपने दादा के घर जाती हैं। आफ्टर डिनर दे वेंट टू ऑन टू रूफ ऑफ द हाउस। खाना खाने के बाद वो घर की छत पर जाती हैं। इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट। यह एक साफ आसमान वाली रात थी जिसमें बादल नहीं थे। दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि इतना साफ आसमान देखा उन्होंने पहली बार। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन्स इन देयर सिटी। ऐसा कोई नज़ारा उन्होंने आज तक अपने शहर में नहीं देखा था। ये वो डायग्राम है, जैसा वो तस्वीर है जैसा कि उन्हें दिखाई दिया होगा। यहाँ पर मून है और चारों तरफ क्या है, चंद्रमा मतलब तारे हैं और साफ आसमान है बिल्कुल। Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. पहेली को आश्चर्य होता है कि गांव के जो आसमान हैं वो शहर के आसमानों से इतने साफ, इतने अच्छे क्यों हैं। हर grandfather explained that due to bright light, smoke and dust. तो उनके दादाजी उन्हें समझाते हैं कि तेज रोशनियों की वजह से, धुएं की वजह से या फिर धूल मिट्टी की वजह से द स्काई इन द बिग सिटी इज रियरली क्लियर। तो जो सिटीज़ का जो आसमान है वो इतना साफ नहीं होता, शहरों का आसमान इतना साफ नहीं होता है। He also identified some objects seen in the night sky and told story related to them. उनके दादाजी और भी कुछ चीज़ें नोट करते हैं आसमान में जो दिख रही है और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ उन्हें बताते हैं। जैसे अभी समझते हैं एक एक करके उन सभी कहानियों को। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस वेयर देयर वॉज नो ब्राइट लाइट एंड एटमोसफियर इज ए क्लियर। यहाँ पर ये कहते हैं कि क्लियर स्काई को देखने में उसी जगह पर अच्छा लग सकता है जहाँ पर धूल मिट्टी ना हो और कोई ब्राइट लाइट नज़दीक ना हो, एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो, वातावरण बिल्कुल साफ हो। लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट। आपने गहरी अंधेरी रात में बिल्कुल साफ आसमान को देखना है। यू सी एंटायर स्काई डोटेड विद काउंटलेस स्टार। तो आप पाएंगे कि चारों तरफ छोटे छोटे स्टार्स हैं और वो बने हुए हैं जैसे डॉट होते हैं। सम ब्राइट, कुछ उनमें से चमकीले हैं। सम नाइट नॉट सो ब्राइट, और कुछ कम चमकीले हैं। ऑब्जर्व देम केयरफुली, उनको ऑब्जर्व करना है और बताना है आपने क्या क्या चीज़ें। डू ऑल द देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या आपको सभी टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। डू यू फाइंड एन स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, क्या आपको ऐसा कोई स्टार जैसा ही एक डॉट दिखता है जो चमकता नहीं है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, वो ऑब्जेक्ट जो चमकते नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, दिन में सबसे चमकदार जो चीज़ होती है वो सूर्य होता है और रात में जो सबसे चमकदार चीज़ होती है वो चंद्रमा होता है, मून होता है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अंतरिक्ष में पाए जाने वाली बहुत सारी चीज़ों को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, आकाशीय पिंड कहा जाता है। जैसे मून जो है अंतरिक्ष में है और हम उसे देख पाते हैं। स्टार्स भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे ही सन भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और भी प्लैनेट्स हो गए वो अलग हैं, वो भी सेलेस्टियल यानी आकाशीय पिंड है। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और इन ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई जो ब्रांच है साइंस की उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, या फिर कह सकते हो आप अंतरिक्ष विज्ञान। इन एशियन टाइम इंडिया परफॉर्म मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई।
इंडिया के जो साइंटिस्ट थे पुराने टाइम में, वो बहुत अच्छे से जानते थे अंतरिक्ष के बारे में और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट किए। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस। उनके एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी अपने टाइम में। पैसेज ऑफ सन, stars, moon and planet in sky help them to devise calendars and almanacs। इसी जानकारी के आधार पर वो कुछ कैलेंडर्स बना लेते थे और उन्हें पता चल जाता था कि कौन सा मौसम किस वक्त आता है और समय क्या हुआ है, उस हिसाब से वो पता लगा लेते थे। दीज वर ऑफन यूज्ड बाय पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट। और ये कैलेंडर उनकी दिनचर्या का हिस्सा होते थे। और क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न को समझने में क्या करते थे, मदद करते थे। यानी वो इन कैलेंडर की हेल्प से बता सकते थे कि कब बारिश आती है, किस मौसम में, और किस मौसम में जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है। लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट दैट। चलिए कुछ आकाशीय पिंडों की जानकारी लेते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। इज देयर ए चेंज इन शेप ऑफ मून एवरी डे। आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपने चंद्रमा को देखा होगा, क्या चंद्रमा की आकृति में कोई बदलाव आता है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड। क्या ऐसा कोई दिन आता है जिसमें हमें चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है। आर देयर डे व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर। क्या आपने ऐसी कोई रात्रि देखी है जो आसमान साफ होने के बावजूद भी हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो अब इनके आंसर देते हैं हम। द डे ऑन विच वोल डिस्क ऑफ मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। वह दिन जिसमें हम पूरे के पूरे एक चंद्रमा को देख पाते हैं उसे मून डे कहा जाता है और उस रात्रि को कहा जाता है पूर्णिमा। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून अपीयर टू बिकम थिनर एंड थिनर। उसके बाद जितनी भी रात्रि होती है उसके बाद चंद्रमा की आकृति क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ऑन द 15 डे ऑफ मून इज नॉट विजिबल। और जब 15वें दिन के बाद मून जो है दिखना बंद हो जाता है। द डे इज नोन एज न्यू मून डे। और इस दिन को क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है इस रात्रि को, और न्यू मून डे इसको हिंदी में कहते हैं, नए चांद का दिन। दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे, यानी नए चांद का दिन। द नेक्स्ट डे ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई। जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया था उसके बाद अगर हम अगले दिन देखते हैं तो हमें छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है। दिस इज नोन एज क्रेस्केंट मून, और इसे बाल चंद्र कहा गया। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। और उसके बाद चंद्रमा दोबारा से बड़ा होना शुरू करता है। ऑन द 15 डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ मून। और उसके बाद हम 15वें दिन चंद्रमा को दोबारा से पूरा देख पाते हैं, यानी पूर्णिमा आ जाती है। द वेरियस शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेज ऑफ मून। और ये जो चमकदार हिस्से दिखाई देते हैं अगर हम इनकी फोटो लेते हैं तो वो अलग अलग होंगे, और इस चमकदार हिस्सों को कहा जाता है फेज ऑफ मून, और हिंदी में कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं। फेज ऑफ मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। और ये जो फेज हैं चंद्रमा की अलग अलग, कभी वो कंप्लीट दिखाई देता है, कभी वो आधा दिखाई देता है, कभी कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। जो दिवाली होती है वो पूरे चंद्रमा के अमावस्या को मनाई जाती है, न्यू मून डे को। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक्स बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। और जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, गुरु नानक जयंती होती है, वो कंप्लीट मून की रात को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून। महाशिवरात्रि को अमावस्या के आसपास मनाया जाता है और 13th डे को मनाया जाता है। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइटनिंग ऑफ ए क्रेस्केंट मून। और ईद उल फितर को कब मनाया जाता है, जब बाल चंद्र दिखाई देता है, यानी छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है। द टाइम पीरियड बिटवीन द फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। एक पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा के बीच में जो समय अंतराल होता है वो 29 पूरे दिन और थोड़ा सा टाइम होता है, और इस पीरियड को हम एक मंथ कहते हैं।
वाई डज मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। अब हम पता लगाते हैं कि चंद्रमा अपनी शेप कैसे बदल लेता है, क्यों बदल लेता है। तो ये जो डायग्राम है आप इसको देख पा रहे हो कि चंद्रमा के बारे में हमें पता है कि उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सिर्फ सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और आप देख पा रहे हो कि जिस पोर्शन पर लाइट पड़ रही है वो चंद्रमा के लिए दिन होता है और एक जो है रात होती है। हमें ब्राइटेस्ट पार्ट दिखता है चंद्रमा का, यानी जिस वक्त हमारे प्लैनेट पर रात होती है चंद्रमा का वो हिस्सा क्या होता है, दिन होता है। मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और ये जो मून है हमें रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से दिखता है। अब एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी को मैं समझाता हूँ क्या है। एक्टिविटी में करेंगे, एक गोल इन्होंने सर्कल बना लिया है और दो फ्रेंड यहाँ पर दिखाए गए हैं। दो लड़कियां हैं, एक के हाथ में एक बॉल है जिसको उन्होंने आधा डार्क कर दिया है, डार्क पेंट कर दिया है, और आधे को उन्होंने वाइट पेंट कर दिया है। तो वाइट पेंट को मान लेते हैं ये ब्राइटेस्ट पार्ट है मून का, और डार्क है जो वो डार्केस्ट पार्ट मान लेते हैं मून का है। अब ये जो बीच में लड़की खड़ी है ये अर्थ का काम करेगी, और जो मून का काम करेगी वो दूसरी लड़की के हाथ में बॉल होगी। अब क्या होता है, ये बाहर वाली लड़की एक सर्कल कंप्लीट करती है इस तरह से कि उसका ब्राइटेस्ट पार्ट हमेशा अर्थ की तरफ रहे, हमेशा किस तरफ रहे, अर्थ की तरफ रहे। तो कुछ इसी तरह से मून भी लगातार जो है आगे बढ़ता है, उसका हमेशा चमकदार पार्ट दिखाई देता है। और वो किस तरह से काम करते हैं फिर आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे सन की तरफ जो प्रेजेंट है जो हिस्सा वो चमकदार दिखाई देता है, और बाकी हिस्से क्या दिखाई देते हैं, डार्क दिखाई देते हैं। और इस तरह से जो चंद्रमा है उसकी शेप क्या होती रहती है, बदलती रहती है लगातार। अर्थ की जो छांव है वो चंद्रमा पर पड़ती रहती है, और अर्थ की छांव की वजह से ये जो अलग अलग पैटर्न है वो दिखाई देता है। अब क्योंकि ये छांव गोल है तो ये गोल ऑब्जेक्ट की बनी होगी किसकी, और वो किसकी बन रही है, अर्थ की छांव बन रही है। इस तरह से हम डिफरेंट फेज देख पाते हैं किसके, चंद्रमा के। तो ये कुछ कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस थी, और ये इस तरह से हमारे पास जो है मून राउंड लगाता है। ये लगातार दो तरह से राउंड करता है, अपने एक्सिस पर भी राउंड करेगा और अर्थ के चारों तरफ भी राउंड करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो मून जो है वाइट डॉट से दिखाया गया है, मून है, और अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रोटेशन लगा रहा है, रेवोल्व कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि जो मून है उसमें अलग अलग से फेज क्यों बनते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। आई हैव हेयर्ड दैट वी नेवर सी द ब्लैक साइड ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, इज इट ट्रू? यस। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही हिस्सा दिख पाता है चंद्रमा का जिस पर लाइट पड़ती है, दूसरा हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमेशा उसका ब्राइटेस्ट पार्ट अर्थ की तरफ होता है और उसी को हम देख पाते हैं, दूसरे हिस्से को हम नहीं देख पाते। तो ये चीज़ें हैं, और इनकी हेल्प से हम समझ गए कि चंद्रमा कैसे लगातार चक्कर लगाता है। एक और वीडियो है जिसमें ये बताया गया था मून सरफेस के बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।